उत्तर प्रदेश में 6,000 रुपये पा रहा है रोजगार सेवक, बिहार में 15,000 पा रहा है। बिहार में कोई भी रोजगार सेवक की आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु होती है तो 6 लाख रुपए उसके परिवार को सहायता राशि दी जाती है। उत्तर प्रदेश में हजारों लोग मर गए, आज तक 6 रुपए नहीं दिया। दिस इज अ वेरी ह्यूमन इशू। जिस प्रकार का पुलिस प्रशासन का जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है और कमी का अनशन जो है आपका कहा गया कि ये बंद कर दिया जाए, अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो ये अनशन कैसे चलेगा, आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, अलोकतांत्रिक तरीके से कोई भी अगर हरकत हुई तो ये जो एक छोटी सी चिंगारी है ये बहुत विभत्स रूप लेगा। भारत सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी विभाग हैं, जितने भी कॉरपोरेशंस हैं, उनके जितने भी उपक्रम हैं, उनमें समान काम का समान वेतन मिलता है। तो राज्य सरकारें क्यों नहीं लागू करती? नमस्कार, मैं अंकुर वाजपेयी और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट न्यूज। आज हमारे साथ है संजय दीक्षित जी, जो क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। संजय दीक्षित की 6 मांगे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार सर, क्या लगता है कि जो आपकी 6 मुख्य मांगे हैं, इसको लेकर क्या ये 6 मांगे पूरी होंगी या सरकार झुकेगी इस मांगों को लेकर? देखिए, ये जो मांगे हैं, हरदम सदैव ये संविदा कर्मी कहते थे कि वेतन बढ़ा दिया जाए या कुछ सामाजिक सुरक्षा की बात होती थी, लेकिन इनका जीवन दिन पर दिन नरकी होता जा रहा था। और क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने संविदा कर्मियों के बारे में बड़ा स्पष्ट कहा है कि इनको समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, और 2 राज्य इस देश के ऐसे हैं, राजस्थान और हिमाचल, जहां एक संवेदनशील सरकारों ने इनके लंबे अनुभव के आधार पर पद सृजित किए और उस अनुभव का इनको बोनस अंक दिए और इनका समायोजन किया। तो वास्तविक रूप से जो मनरेगा में उत्तर प्रदेश में 45,000 कर्मी हैं, इनका जीवन सुरक्षित, सेवा सुरक्षित, मानदेय सुरक्षित, सामाजिक सुरक्षा, ये तीनों तब ही मिल पाएंगी जब या तो इनको समान काम का समान वेतन मिले, अन्यथा इनका समायोजन हो। तो ये जो मांगे हमारी हैं, ये क्रमिक अनशन का उद्देश्य है कि ये मांगे ही इनकी दीर्घकालिक मांगे हैं जो इनका जीवन में परिवर्तन लाएंगे। एक मानवीय दृष्टिकोण से जो कुछ उत्तर प्रदेश की सरकार या बहुत से राज्यों में कर रही है, वो बंधुआ मजदूरी करा रही है। आज इन 45,000 संविदा कर्मियों जो मनरेगा में हैं, इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश और पूरे देश में एक पिछले 4 दिन से इस बात की कई राज्यों से संविदा कर्मियों के मेरे पास फ़ोन आए, शुभकामनाएं, बधाइयाँ आईं, क्योंकि यह एक ऐसा संवैधानिक अधिकार है संविदा कर्मियों को जो मिलना चाहिए, जो उच्चतम न्यायालय कह चुका है। भारत सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी विभाग हैं, जितने भी कॉरपोरेशंस हैं, उनके जितने भी उपक्रम हैं, उनमें समान काम का समान वेतन मिलता है। तो राज्य सरकारें क्यों नहीं लागू करती? अच्छा संजय दीक्षित जी, बीते 1 तारीख से आप धरना क्रमिक अनशन कर रहे हैं और कल अभी आपका 3रा दिन है आज क्रमिक अनशन का। मैंने देखा कि प्रशासन लगातार, सरकार लगातार दबाव डाल रही कि अनशन खत्म कर दिया जाए। कल देखा गया कि पुलिस का बहुत भारी उससे यहाँ पे आई थी कि ये अनशन ख़त्म कर दिया जाए। क्या लगता है कि ये अनशन ख़त्म कर देंगे आप इतनी आसानी से? नहीं, देखिए, एक बात बताएं मैं आपको, कल की घटना ने मुझको बहुत धक्का पहुँचाया। मैंने जीवन में तरह तरह की सरकारें देखी, लेकिन कल जिस तरह 5 बार पुलिस फोर्स आई, 4 बार मुझसे मिली और रात में अंतिम बार मैं नहीं था यहाँ, तो गार्ड से उसने कहा, पुलिस में जो जीप से आए थे आखिरी, कि मैं रात में इनको उठा लूँगा और अनशन नहीं करने दूँगा। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि शायद अब इसी
स्थिति में आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े, क्योंकि आई एम सिटिंग इन माई रेजिडेंशियल प्रेमिसेस, इन माई बाउंड्री। यहाँ ना माइक लगा है, ना ही जिंदाबाद हो रहा है, ना किसी का मुर्दाबाद हो रहा है। अगर किसी विषय पे मैं एक आवाज़ बनना चाहता हूँ, जन जागृति पैदा करना चाहता हूँ, या सरकार जो कर रही है उस पर मैं उसका डिसेंट करना चाहता हूँ, उसका विरोध करना चाहता हूँ, इस अभिव्यक्ति की आज़ादी से तो कोई भी, मुझे तो लगता है जहाँ तानाशाही चलती होगी वहाँ भी इस चीज़ का इतराज़ नहीं हो सकता। तो कल जो प्रयास किया गया, मुझे ऐसा लगता है आज, क्योंकि वो पुलिस सुबह से नहीं आई, लेकिन आज इंटेलिजेंस विभाग के मुख्यालय से 2 बार फ़ोन आया कि कल संडे है, कल क्यों करेंगे आप। हमने कहा आपसे इससे क्या मतलब है? मैं इस देश के, इस प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मैं उस विषय पे बात कर रहा हूँ। मेरे पास 10, 20, 25 लोग सुबह से शाम तक आते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, संविदा कर्मी होते हैं, जो हमारे चौथे स्तंभ पत्रकारिता से नौजवान लोग जुड़े होते हैं। इसमें किसी को क्या एतराज़ है? सो कल की घटना ने मुझको, मेरा संकल्प को और मजबूत कर दिया। और एक बात अंतिम बता दूं, कल अगर ये 4 बार ना आते, सोशल मीडिया के जो अच्छे बिंदु हैं यही हैं। मैंने वो बात अपने मनरेगा कर्मियों को सोशल मीडिया के माध्यम से बताया। अगर मैं रात में फेसबुक लाइव पे ना आता तो शायद ज़िले ज़िले में गिरफ्तारियां लोग देने लगते। मैंने सबसे मना किया कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तो कल की घटना ने मुझको बहुत आहत किया। संजय जी, कल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी आए थे यहाँ पे, क्या बातचीत हुई थी सर आपकी उनके बीच? नहीं, एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, मेरा एक बहुत पुराना साथी मित्र आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ पदाधिकारी है। इत्तेफाक से कल सुबह बहुत सालों बाद उससे बात हुई। देन आई टोल्ड हिम कि मैं इस समय अनशन पे बैठा हूँ इन विषयों पर। तो उसने कहा कि ये विषय तो आम आदमी पार्टी के भी हृदय के हैं और मैं आपसे मिलने आऊँगा। तो मुझे नहीं मालूम था कि संजय सिंह राज्यसभा सांसद भी शहर में है। उस नौजवान व्यक्ति ने जब संजय सिंह जी को बताया तो वो इस विषय से, क्योंकि उनका भी दिली जुड़ाव था, तो वो पूरा अपना टीम लेके आए। अच्छा, अचानक से? अचानक। और मुझे बहुत खुशी हुई। आम आदमी पार्टी यद्यपि एक राज्य में सरकार है उसकी, केवल बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, लेकिन इन विषयों पे मैं देखता हूँ संजय सिंह जी बहुत आक्रामक हैं। राज्यसभा में अगर कुछ चुनिंदा ऐसे सांसद हैं जो ललकार के बात करते हैं तो संजय सिंह है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजनेता अगर मेरे इस मुद्दे पे समर्थन पे आया तो मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अब राजनीतिक दल हैं, विशेषकर विपक्ष में, उनको इस बात का आभास हो रहा है कि मैं जिन संविदा कर्मियों की बात कर रहा हूं उनके साथ जो गैर संविदा कर्मी नौजवान है वो भी जुड़ रहा है, क्योंकि उसको भी अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। संजय दीक्षित जी, कल आपसे संजय सिंह मिले थे और आज अखिलेश यादव से मिले हैं। इस दृष्टिकोण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे राजनीति में अंतिम लक्ष्य निश्चित तौर पे सत्ता प्राप्त करना होता है। बस सत्ता प्राप्त करके पुरानी बातें भूल न जाएं। आप सत्ता प्राप्त करें उचित और ऐसे माध्यम से जो गलत ना हो, और सत्ता प्राप्त करने के बाद जो भी आपके मूल्य थे, जो भी आपकी घोषणाएं थी, उसको पूरा करें। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जनमानस ही त्रस्त नहीं है, विपक्ष भी बहुत त्रस्त है और अकेले दम पर शायद इस तानाशाही सिस्टम से लड़ने में अक्षम समझ रहा है। और आज की ये बैठक जो संजय सिंह और अखिलेश यादव में हुई है, ये उसी का एक बढ़ता कदम है। आने वाले समय में हो सकता है इन लोगों में आपस में मिलकर भाजपा से टक्कर लेने की बात हो। जिस प्रकार का पुलिस प्रशासन का जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है और कमी का अनशन जो है आपका, कहा गया कि ये बंद कर दिया जाए, अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो ये अनशन कैसे चलेगा? आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए, अलोकतांत्रिक तरीके से कोई भी अगर हरकत हुई तो ये जो एक छोटी सी चिंगारी है
ये बहुत विभत्स रूप लेगा, क्योंकि तमाम संविदा कर्मियों के परिवार में आत्महत्याएं हो चुकी हैं, बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, माँ बाप का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ना मैं संविदा कर्मी हूँ, ना ही मेरे परिवार में कोई संविदा कर्मी। एक सामाजिक कार्यकर्ता और मनरेगा योजना से मैं जुड़ा हुआ हूँ पिछले 15 साल से, इसलिए मुझे कष्ट है। अगर मुझ पे इस तरह का कोई चीज़ करेंगे तो मुझे इस बात का शक है कि कानून व्यवस्था तक बाधित हो सकती है इस प्रदेश में। यद्यपि मैंने कहा है कि कोई भी किसी तरह की गिरफ्तारी या हिंसा का कोई प्रदेश में प्रयोग ना करे, और हमने उनको बताया है सब लोगों को 5 तारीख को सब लोग गांधीवादी तरीके से इन मांगों को लेकर ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी के नाम, पूरे प्रदेश के 822 ब्लॉक। उसके एक हफ्ते बाद पूरे 822 ब्लॉक द्वितीय ज्ञापन और अल्टीमेटम देंगे 15 दिन का। अगर 28 जुलाई तक हमारी ये बातें नहीं मानी गई तब हम लोग गांधीवादी तरीके से ये सभी 45,000 परिवार लखनऊ कूच करेंगे और हम लोग योगी आदित्यनाथ जी के सरकारी आवास पे हम लोग एकत्रित होकर उनसे न्याय की गुहार लगाएंगे। संजय दीक्षित जी, अंतिम एक प्रश्न है हमारा कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने आपका सपोर्ट किया, यहाँ पे आए संजय सिंह जी, ऐसे कोई अन्य भी दल हैं जो आपके समर्थन में अभी हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से, ये विषय संजय दीक्षित का नहीं है। समाज में जो नौजवान है इस देश में, उसका भविष्य गर्त में जा रहा है। सरकार भ्रष्टाचार के कारण सेवा प्रदाता को ला रही है, उसको करोड़ों रुपए का केंद्रीकृत लूट हो रहा है। 9-10 महीने का एग्रीमेंट और 6 महीने का अग्रिम सेवा प्रदाता लेता है इन नौजवानों से कमीशन, और कोई सेवा में सुरक्षा नहीं। सरकार स्वयं क्यों नहीं सीधी संविदा भर्ती करती है, और एक संविदा नीति क्यों नहीं बनती? उत्तर प्रदेश में 6,000 रुपये पा रहा है रोजगार सेवक, बिहार में 15,000 पा रहा है। बिहार में कोई भी रोजगार सेवक की आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु होती है तो 6 लाख रुपए उसके परिवार को सहायता राशि दी जाती है। उत्तर प्रदेश में हजारों लोग मर गए, आज तक 6 रुपए नहीं दिया। दिस इज अ वेरी ह्यूमन इशू, ये मानवता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसको इस राजनीतिक दल से मैं अपेक्षाएं इसलिए करता हूं कि सामाजिक गतिविधियों को सबसे मजबूती ढंग से अगर कोई इम्प्लीमेंट कर सकता है तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। आज राजनीतिक दल और राजनीतिक लोगों की एक छवि जनमानस में गंदी हो चुकी है, लेकिन सामाजिक गतिविधियों को मजबूती से लागू कराने का सबसे मजबूत अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो पॉलिटिक्स है। बट अनफॉर्चुनेटली द प्रायोरिटीज of political parties and political leaders have totally gone out of contest. आज धनार्जन, धन बल, बाहुबल, ये प्राथमिकता हो गई है राजनेताओं की, जबकि त्याग, तपस्या, सामाजिक गतिविधियों में तीव्रता लाना, ये मूलतः राजनीति का डेफिनेशन थी। द एंटायर डेफिनेशन हैज चेंज्ड। बट मेरे इस आंदोलन में सभी जागरूक नागरिक, सभी सामाजिक संगठन और विशेषकर राजनीतिक दल से मैं दिल्ली 15 दिन पहले था, मैंने सलमान खुर्शीद साहब से निवेदन किया था। मैंने कपिल सिब्बल साहब को फ़ोन करके इस बात को बताया और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वो मैं जहाँ भी उनसे मदद मांगूंगा वो मेरे साथ रहेंगे। सलमान भाई ने भी कहा। तो मेरे लिए कोई भी राजनीतिक दल अपना पराया नहीं है, जो इन मुद्दों के साथ है वो मैं उसका स्वागत करूंगा। तो ये हमारे साथ से संजय दीक्षित जी जो क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू बेटा, शुक्रिया।